पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। 2700 करोड़ की लागत से किया गया रीडेवलपमेंट। सिक्का और डाक टिकट भी किया जारी। मोदी की गारंटी, तीसरे टर्म में इकोनॉमी होगी टॉप 3। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा भारत मंडपम। 7000 लोगों के बैठने की क्षमता। शाह की चिट्ठी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जवाब। कहा, पीएम ने हमें आतंकियों से जोड़ा। उसी दिन गृह मंत्री ने मांगा सहयोग। केंद्र की कथनी करनी में यही है फर्क। शरद पवार को चुनाव आयोग का नोटिस। अजीत गुट के एनसीपी पर दावे को लेकर के मांगा जवाब। ज्ञानवापी के सर्वे पर कल फिर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई ने दिया हलफनामा। जांच से ढांचे को नहीं पहुंचेगा नुकसान। दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। राजधानी में मंडी हाउस से लेकर के रिंग रोड तक और नोएडा के कई इलाके जलमग्न। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर चाकूबाजों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला मंगोलपुरी थाना क्षेत्र के आई ब्लॉक का है, जहां पर चाकूबाजों ने गुरुद्वारे के आगे सुंदर नाम के युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर। नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुए कराया गया है। बता दें आपको कि 2 दिन पहले ही आरोपियों ने 1.5 दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ इलाके में तोड़फोड़ की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे दबंगों के हौसले और भी बढ़ गए। खबर पंजाब के मोगा से आपको बता दें, जहां पर असामाजिक और बुरे अंसरों के खिलाफ अभियान के तहत माननीय डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों के तहत पंजाब के विभिन्न जिलों में CASO चलाया गया, जहां पर इसी कड़ी के चलते आज एसएसपी मोगा जे एलेंचेलियन के नेतृत्व में इन समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त अंसरों को पकड़ने के लिए मोगा के विभिन्न बस्तियों में मोगा पुलिस द्वारा एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। भारी पुलिस बल संख्या में बस्तियों में शक्की घरों पर तलाशी अभियान चलाया जाएगा। वहीं एसएसपी मोगा ने बताया कि पंजाब भर में आज कास्को ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तस्करों और शक्की लोगों के घरों में तलाशी की जा रही है, ताकि नशे को रोका जा सके और इस तरह के तलाशी अभियान आगे भी चलते रहेंगे। ਜਿਹੜੇ पंजाब सरकार वालों चलाए जा रहा है नशे की लड़ाई के तहत पूरी पंजाब सूबे दे विच वक्री रेंज लैवल ते कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन सरकार वालों प्लान किया गया। आज अपने जड़ा फरीदकोट रेंज है, 3 जिला हैं, मोगा, फरीदकोट और मुक्तसर। इन तीनों जिला दे विच आज कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। 2 जगह पे आइडेंटिफाई करके ये कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन असी प्लान करके वर्कआउट कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन के तहत असी जड़े पहले NDPS का स्मगलर हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, कोई पहोड़ा हैं, उनके खिलाफ असी कार्रवाई कर रहे हैं। खबर गुरदासपुर से, जहां पर पंजाब कांग्रेस से राजा वड़िग और पूर्व MLA हरप्रताप सिंह अजनाला रावी दरिया से आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए कई गांव पहुंचे। राजा वड़िग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 6 लाख एकड़ से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है। आज तक कभी गन्ने की खेती खराब नहीं हुई, लेकिन इस बार ये खेती भी खराब हो चुकी है। वहीं हरप्रताप सिंह ने अजनाला ने राजा वड़िग और आए हुए वर्करों का धन्यवाद किया।
खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर कारगिल विजय दिवस आज सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ट्वीट, वीर सपूत कारगिल नायकों को नमन किया। तो अहम जानकारी बता दें कारगिल दिवस आज मनाया गया। कारगिल दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके लिखा कि वीर सपूत कारगिल नायकों को नमन। 1999 में आज ही के दिन युद्ध में जवान हुए शहीद हो गए थे। कारगिल विजय दिवस आज मनाया गया। आपको बता दें पूरे देश भर में आज कारगिल दिवस मनाया गया, जिसके लेकर के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लिखा, वीर सपूत कारगिल नायकों को नमन। आगे सीएम खट्टर ने लिखा, वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाया था। तो कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा देश आज कारगिल दिवस मना रहा है, जिसको लेकर के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सैनिकों की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वीर सपूत कारगिलों को नमन। उन्होंने याद दिलाया कि आज के दिन 1999 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी। तो सीएम खट्टर ने लिखा कि सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था। 1999 में आज ही के दिन अद्वितीय युद्ध का प्रदर्शन करते हुए हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर ला दिया था। वहीं रेवाड़ी में वकील और पुलिस का विवाद, एसएचओ और सब इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज। आज प्रदेश भर में वर्क सस्पेंड रखने की चेतावनी। रेवाड़ी में वकील और पुलिस का विवाद बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेवाड़ी में पुलिस और वकील के बीच विवाद हुआ है। एसएचओ और सब इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो वहीं आज प्रदेश भर में वर्क सस्पेंड रखने की चेतावनी दी गई। बता दें कि एसपी ने थाना प्रभारी को किया था लाइन हाजिर। तो अहम जानकारी आपको बता रहे रेवाड़ी से, जहां पर वकील और पुलिस का विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि एसएचओ और सब इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि आज प्रदेश भर में वर्क सस्पेंड रखने की चेतावनी जारी की गई। बताया जा रहा है कि एसपी ने थाना प्रभारी को किया था लाइन हाजिर। तो अहम जानकारी बता दें रेवाड़ी से, जहां पर वकील और पुलिस का विवाद का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इसको लेकर के एसएचओ और सब इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई है। अहम जानकारी बता दें आपको, आज प्रदेश भर में वर्क सस्पेंड रखने की चेतावनी। अगली खबर रोहतक से, जहां पर बारिश के बाद फिर से जलमग्न हुआ रोहतक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं, सरकार पर किया हमला। तो अहम जानकारी आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना और सरकार पर हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर बारिश में जलभराव का आलम हो जाता है। तो अहम जानकारी आपको बता दें रोहतक से, जहां पर आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे भूपेंद्र हुड्डा। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बता दें कि बारिश के बाद फिर से रोहतक का जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे और उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हर बारिश में जलभराव हो जाता है। तो बारिश के बाद फिर से जलमग्न हो गया है रोहतक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम लोगों की समस्याओं को सुना और सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि हर बारिश में जलभराव का आलम हो जाता है। प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हर बारिश में जलभराव का आलम हो जाता है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को रोहतक का दौरा किया। इस दौरान वे जलभराव प्रभावित एरिया का निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण कई गांव में जलभराव की स्थिति है, जिसका जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम खुद के हलके के गांव में पहुंचे। वे लगातार सरकार को घेरने के भी जुटे हुए हैं। बता दें कि इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर में भी जलभराव वाले एरिया का निरीक्षण किया। वहीं कहा कि सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण बरसात के दिनों में ये हालत हो जाती है। सरकार समय रहते उचित प्रबंध करती तो ऐसा नहीं होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले काफ़ी समय से अलग अलग जिलों में जलभराव और बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा कर रहे हैं, तो वहां के लोगों से बातचीत करते हुए और स्थिति का जायजा भी लेते हैं, नुकसान की रिपोर्ट लेते हैं। इधर जलभराव के कारण किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजे की भी मांग भी वो सरकार से लगातार कर चुके हैं। कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे गांव में होकर हूँ, बहुत सारे गांव में जाना है, मुंगान रुड़की तक भी जाना है, सारे गांव में, और सारा इलाका जलमग्न हुआ है। और अब यहाँ से देख रहे हो आप, इधर 7-7, 8-8 फुट पानी है। तो ये फसल तो गई, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है। और गांव के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। 100-150 घर अभी बताया उन्होंने, उनमें दरार आई हुई है। पशुओं के चारे की भी दिक्कत हो रही है। और अब ये जहाँ ऐसा फ्लड आता है वहाँ बीमारी भी आ जाती है। खबर पंचकुला से आपको बता दें, जहां पर मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर के आम आदमी पार्टी द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी द्वारा पंचकुला में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि ये प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहे हैं और उनकी मांग है कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा चल रही है और कुछ समय पहले वहां पर जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको लेकर के सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इसके दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद में पिछले काफ़ी दिनों से उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे फरीदाबाद वासियों के लिए आज सुबह तड़के हुई तेज़ बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत की महसूस की, वहीं शहर के तमाम इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी और बिजली आपूर्ति भी ठप कर दी गई। खास करके बल्लभगढ़ की कॉलोनियों के निचले हिस्सों में पानी भर गया और जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, वहीं ड्यूटी पर जाने वाले लोग भी घर बैठने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि मंदिर में पूजा के लिए भी लोग मंदिरों में नहीं पहुँच पाए। तेज़ बारिश के चलते शहर के पार्क भी लबालब पानी से भर गए और लोग मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पाए और ना ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर पाए। लोगों का कहना था कि बारिश राहत तो ज़रूर ला कर आई है, लेकिन जलभराव ने उनकी दिनचर्या प्रभावित कर दी। जी, बरसात तो होनी चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि गली का निकास नहीं है, पानी भरा रहता है। कई घंटा पूजा भी करने आए तो देखो पानी निकल के आए। इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। तो पानी ऐसे ही भरा रहता है कई घंटा। हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं छोटे छोटे, ये में है कि निकले बड़े गिर जाएँ पानी में, तो क्या करें, बीमारी वैसी चल रही हैं। कोई ना कोई निकास होना चाहिए पानी को। तो राहत मिली है थोड़ी। हाँ, बरसात होनी चाहिए, राहत तो है ही है, लेकिन पानी इतना भरना चाहिए। ऐसे एक घंटा पानी हो रहा है गली में, घरन में, बड़ों हमारे में। और ये अंकल जो मोटरसाइकिल पे आए पूजा करवाने, ये भी गली में पीछे रहते हैं। करो अंकल, कहेंगे बार बार कह कह के परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं बताऊं कितनी बार डोल डोल के परेशान है लिए, कोई सुनाई नहीं है। कि में कोई लिकार नहीं है, पानी को समाधान हो तब तो ये जाए भी, कहीं समाधान नहीं है इसका। बरसात तो ये कह कह के परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं और पूजा पाठ वाले भी आते हैं, सब कोई करने वाले सब परेशान है। ठीक है। खबर आपको भोपाल से बताते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे अमित शाह। रात्रि विश्राम भी भोपाल में भी ही रहेंगे अमित शाह। तो अहम जानकारी बता दें भोपाल से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है आज। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह ने किया स्वागत।
बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे अमित शाह। रात्रि विश्राम भी भोपाल में ही करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है भोपाल का। बताया जा रहा है कि अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में इस समय अमित शाह की बैठक जारी है। रात्रि विश्राम भी भोपाल में ही करेंगे अमित शाह। तो अहम जानकारी आपको बता दें भोपाल से, जहां पर आज अमित शाह का दौरा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उनका स्वागत किया। तो अहम जानकारी बता दें कि बीजेपी कार्यालय में अमित शाह की बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी भोपाल में ही करेंगे अमित शाह। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है आज। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह का स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में अमित शाह की बैठक जारी है। रात्रि विश्राम भी भोपाल में करेंगे अमित शाह। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुनील मालवीय हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, आज अमित शाह का दौरा है भोपाल में। बताया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह ने उनका स्वागत भी किया है। क्या कुछ बताएंगे अमित शाह के दौरे को लेकर के? जी बिल्कुल, लगातार देखिए बीजेपी दफ्तर में लगातार 2 घंटे से ताबड़तोड़ बैठक का दौर जारी है। पिछले 2 घंटे से बैठक जारी है। इस बैठक में बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वह आज बैठक ले रहे हैं। बैठक में तमाम जो वरिष्ठ नेता है, बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव और जिसके बाद ज्योतिराव सिंधिया, तमाम जो वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल है। और इस बैठक में मंथन जारी है कि किस प्रकार से 2023 में जीत का मंत्र कार्यकर्ता को दिया जाए और पदाधिकारियों को दिया जाए। तो ये जो बैठक है मध्य प्रदेश में 15 दिन में एक दूसरा दौरा है अमित शाह जी का, जिसको लेकर तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे, क्योंकि अभी हाल ही में अगस्त में संत रविदास जयंती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। इसको लेकर भी एक दिशा और रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जी सुनील, 2023 लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले, उसको लेकर के भी इस बैठक में मंथन चिंतन किया जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल 2023 की बात की जाए और 2024 में लोकसभा चुनाव है। 2023 के जो विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं इसी बैठक के जरिए, और 2024 की भी जो लोकसभा की तैयारी इसी बैठक के जरिए ताबड़तोड़ ये लोग बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में जो इन लोगों की जो रैली है, विकास यात्रा है या कमल का झंडा, हर घर झंडा लहराना है, कई प्रकार के कमल, दीपावली। जी सुनील, अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में 23-24 की जो रणनीति तैयार हो रही है, उसी को लेकर उसी तारतम्य में आज यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ताबड़तोड़ वो बैठक कर रहे हैं। जी सुनील, इस तरीके से बताया जा रहा है आज रात्रि विश्राम भी करेंगे अमित शाह, उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ पूरा दौरे है? जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह आज 8 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो बैठक का दौर बीजेपी कार्यालय में लगातार जारी है। इस बैठक में 23 की रणनीति के साथ ही 24 की रणनीति भी तय होगी और 24 की रणनीति और 23 की रणनीति की भी जो जीत के मंत्र वो दिए जाएंगे। किस प्रकार से जो बीजेपी ने विकास कार्य किए, किस प्रकार के जनता है उनके
पास जाएंगे और किस प्रकार से जो विकास हुआ उन मुद्दों को भुनाएंगे। तो ठीक है। ये एक अलग ही, और यहाँ पर जो विश्राम है रात्रि ताज होटल में 11:30 पे अमित शाह पहुंचेंगे, वहां पर विश्राम करेंगे। उसके बाद फिर 10:30 वहां से निकलेंगे और 11:30 एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि भोपाल दौरे पर आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया और तमाम चुनाव को लेकर की तैयारियों में चिंतन मंथन किया जा रहा है। डिंडोरी आदिवासी बहुल जिला है जहां पर गरीब भोले भाले आदिवासी निवास करते हैं, पर राजस्व विभाग के पटवारी के गरीब द्वारा किसान की भूमि का सीमांकन करने के नाम पर 10,000 रुपये मांगी गई और बाकी के 3,000 नहीं देने पर किसान की भूमि का सीमांकन आज तक नहीं किया गया। जबकि 12 जुलाई को पटवारी शेर प्रताप ठाकुर के द्वारा भूमि स्वामी पतिराम सुनहा दादर निवासी के भूमि के सीमांकन हेतु आसपास के अन्य किसानों को पत्र लिखकर के दिनांक 24 जुलाई को उपस्थित रहने को कहा गया था, लेकिन भूमि स्वामी पतिराम सुनहा दादर के द्वारा 7,000 रुपये दिया गया, लेकिन बाकी के 3,000 रुपये पटवारी को नहीं देने की वजह से उनकी भूमि की सीमांकन नहीं किया गया, जिससे किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है और किसान पतिराम अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा करके परेशान हो गया है। इसके बाद इस मामले की जानकारी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते को लिखित में जानकारी दी गई। ये सुनादादर ग्राम पंचायत का एक मैटर आया मेरे पास। पतिराम पट्टा जी हैं, सुनादादर से किसान है। इनकी ज़मीन को सीमांकन करने का आवेदन किया गया था और उस आवेदन को लेकर इनके वर्तमान में जो तत्कालीन पटवारी शेर प्रताप सिंह के द्वारा नामांतरण के नाम से 10,000 रुपये की मांग की गई थी। इन्होंने अपने किसान सम्मान निधि के पैसा जो इनके खाते में आया था उसको निकालकर 7,000 रुपये पटवारी को देने के बावजूद 3,000 न दे पाने के कारण 7-8 महीने से इनका काम आज तक लटका के रखे थे, जिसकी शिकायत इन्होंने लेकर मेरे पास आए 3 दिवस पहले। आज जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा एक आवेदक पतिराम के साथ में सुना दादा का है कि उन्होंने पटवारी को पैसा दिया है और उसके बाद भी उसका सीमांकन कार्य नहीं किया गया। ये आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। अभी मैं इसके लिए टीम बना रहा हूँ, तहसीलदार साहब को भेजूँगा जांच के लिए। अभी इसके बारे में जांच होने के बाद पता चलेगा कि क्या कार्रवाई है। जैसे कि सीहोर के विश्व प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के आश्रम तक जाने वाली रोड हुई गड्ढों में तब्दील। इसी को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने किया अनोखा प्रदर्शन और वर्तमान बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में देश विदेश से रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं और उन्हें इस रोड के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाया कि ये रोड स्वीकृत भी हो गया था, लेकिन राजनीति के चलते इसको कैंसिल करा दिया गया। वो चाहते हैं कि ये रोड जल्द से जल्द बने, जो श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है वो कुछ कम हो सके, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन भी करने को तैयार है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश और देश और विदेश से श्रद्धा से भरे हुए श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम आते हैं। एक सीहोर की नई पहचान इस आश्रम के द्वारा मिली है और जब इतने लाखों करोड़ लोग आते हैं, उनके आने जाने का जो रास्ता है वो आप सबके सामने है। लोग चल नहीं पा रहे हैं, मोटरसाइकिल में गिर जाते हैं, गाड़ियों के चैम्बर टूट जाते हैं और लगातार मांग करने के बाद जब सरकार जो कि कहीं न कहीं अंधी और बहरी हो गई है, उनको नहीं अपनी आवाज़ पहुंच रही, तो एक अनूठा प्रदर्शन हमने किया। हमारी पुरानी परंपरा थी कि उस समय पे प्राचीन लोग जब रास्तों में कीचड़ मच जाता था, चल नहीं पाते थे, तो गेड़ी के माध्यम से चलते थे। उस पुरानी याद, जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी विकास पर्व बना रही है, वो विकास के दावे यहाँ पर खोखले हो रहे हैं। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर महमाया मंदिर से लाखों की चोरी हो गई है। भगवान के सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए। तो जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर मंदिर में चोरी हुई, भगवान के सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस। सीसीटीवी कैमरे से
फुटेज से खंगालने में जुटी है पुलिस। बताया जा रहा है कि चांपा के ग्राम हथनेवरा का मामला है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जांजगीर चांपा से खबर आ रही है, जहां पर महमाया मंदिर से लाखों की चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर से भगवान के सोने चांदी के जेवर को चोरी कर लिया गया है। खबर आ रही है कि सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस, जिसके माध्यम से चोरों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि चांपा के ग्राम हथनेवरा का मामला है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर महमाया मंदिर से लाखों रुपए की चोरी हो गई। अगली खबर आपको बता दें, कांकेर से, जहां पर कैदी सिपाही को धक्का देकर के फरार पेशी पर आया था। कांकेर कोर्ट दुष्कर्म के आरोप में हुई थी पेशी पर आया था कांकेर कोर्ट। बता दें कि दुष्कर्म के आरोप में हुई थी पेशी। कैदी की तलाश में जुटी पुलिस। तो छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कैदी की तलाश में जुटी है पुलिस। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर, जहां पर कैदी सिपाही को धक्का दे करके फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पेशी पर कांकेर कोर्ट पहुंचा था कैदी, तो सिपाही को धक्का दे करके फरार हो गया। दुष्कर्म के आरोप में उसकी पेशी हुई थी। तो अहम खबर बता रहे हैं आपको, कैदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला था आज पीसी के दौरान का है, जिसमें थाना नरहरपुर के 376 का जो आरोपी था मोनिश कोडपी, उसे आज पेशी के लिए लाया गया था। बात पेशी के जब उसे जिला जेल परिसर में सुपुर्द किया जा रहा था, उस समय आरोपी जो है जो सुरक्षार्थ जो बल लगा था उसको धक्का देकर भाग गया है, जिसके पश्चात उसको पकड़ने का प्रयास किया गया है। इसके बाद में इसकी जानकारी थाना कांकेर को दी गई है। कांकेर की एक टीम, साइबर की टीम, साथ ही साथ जो सुरक्षार्थ जो बल लगी थी वो भी अभी उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग का प्रयास है कि उसको जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करें। खबर कोटराई से है, जहां पर एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने समस्याओं को लेकर के चक्का जाम किया। जाम लगाए छात्रों ने हॉस्टल अधीक्षक को हटाए जाने की मांग की। आरोप है कि हॉस्टल में भोजन, पानी और बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने बताया कि हमारी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छात्रों के चक्का जाम किए जाने की जानकारी पर तहसीलदार मोइनुद्दीन खान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जनपद सीईओ सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनाओं की समझाने के बाद छात्र सड़क से हटे। इसके साथ ही अधिकारियों ने हॉस्टल में पानी की तत्काल व्यवस्था के लिए पानी टैंकर भेजा। स्थायी समाधान के लिए तत्काल निर्देश दिए गए। छात्रों के हंगामे के चलते अंबिकापुर वाराणसी मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। बच्चे आवासीय विद्यालय क्लब के थे, जो कि चांची जान में संचालित है। हम लोगों को बच्चे यहाँ पर चौक में आ गए, इसके बाद सूचना मिली। हम लोग आए और आकर बच्चों को शांत किए। उनकी मांग थी मुख्य रूप से पेयजल की। तो उस कैंपस में 3 बोर हैं। अभी वर्तमान स्थिति में पानी का जल स्तर नीचे जाने के कारण ड्राई हो गया है, और तत्कालिक व्यवस्था के तहत पुनः एक जो है बोर मशीन वहाँ पर आदरणीय सीओ सर के द्वारा भेजा गया है। आज ही खनन का कार्य प्रारंभ हो जाएगी और पूर्ण भी हो जाएगी। अब देखिए पानी का स्तर क्या है, यहाँ तक कि उन्हें बोला गया है जितना अधिक से अधिक नीचे तक खोदा जा सके खोदें। खबर कोरिया से है, जहां पर जिला अस्पताल के बंद पड़े ब्लड बैंक को मरीजों के लिए खोल दिया गया। अब मरीज अस्पताल से ही ब्लड ले सकेंगे। बता दें कि 2014 से 2019 तक ही अस्पताल के पास ब्लड बैंक का लाइसेंस था। कोविड काल में लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो सका था, जिसके चलते सेवाएं बंद कर दी गई थी। लाइसेंस रिन्यूअल का आदेश आते ही ब्लड बैंक को खोल दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है। क्या था, हमारे यहाँ 2014 से 2019 तक लाइसेंस था उसका। उसके बाद कोविड की वजह से लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए। बहुत सारी जगह ऐसी हाल हुआ जो प्राइवेट नर्सिंग होम एक्ट के लाइसेंस है या पीसी की एनडीटी वाले लाइसेंस है,
तो कोविड की वजह से 2-3 साल डिले हुआ, उसी की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन था लोगों को कि वो बंद कर दिया गया। दिल्ली ऊपर से आया था आदेश कि आपका इस तारीख को ऐसे ऐसे ये इसका ख़त्म हो गया, इसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें। तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बंद कर दिया। हमारे यहाँ काम जिला अस्पताल में सुचारू रूप से चल रहा है, ब्लड डोनेशन हो रहा है, कल भी हुआ है, आज भी हुआ है, होता रहेगा। ब्लड डोनेशन बंद नहीं है यहाँ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद नहीं है, ब्लड बैंक बंद नहीं है। कोंडागांव को शातिर चोरों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों शातिर उड़ीसा से आकर के चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे को पुलिस की टीम ने खंगालने के बाद पकड़ने में कामयाबी मिली। पुलिस ने उड़ीसा के रहने वाले नयन अली व मासूम शेख को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। उस इन्वेस्टिगेशन में हम कोंडागांव पीएस का स्टाफ को शामिल किया है और साइबर सेल का स्टाफ को शामिल किया है। वो पूरा इन्वेस्टिगेशन को एसडीओ के निमित्त सुपरविजन कर रहे थे। उसमें हमको कई सारे ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स मिले हैं। उसके आधार पर हमको 2 लोगों का नाम हमको पता चला है। एक का नाम नयन अली है, एक का नाम मासूम शेख है। ये दोनों लोग बोरी गुम्मा कोरापुट उड़ीसा के रहने वाले हैं। वहाँ हमको बस सस्पेक्टेड लोग थे, ये लोग, हमको कंफर्मेशन नहीं हुई थी। लेकिन जब हम वहाँ गए थे, इन लोगों को जब अरेस्ट करके लाए थे और उन लोगों का घर में पूरा सर्च किए थे, तो फिर जो भी आइटम्स यहाँ चोरी हुआ है वो आइटम्स वहाँ हमको मिल गए। और लाके जब हम पूछताछ करना शुरू किए हैं तो फिर ये लोग कबूल भी किए हैं। तो फिर इनसे हमको लगभग 10.5 तोला गोल्ड और 2 सिल्वर एंकलेट मिला है और 24,000 का कैश मिला है और 2 मोटरसाइकिल मिला है। झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। बैठक में आगामी 28 जुलाई से प्रारंभ होने वाली मौजूद सत्र में सदन की कार्रवाई का संचालन सुचारू रूप से कराने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरयू राय, कमलेश सिंह, लंबोदर महतो, अमित यादव सहित अन्य उपस्थित थे। दुमका सरैया हाट प्रखंड में करीब 4 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाले 7 परियोजनाओं का बुधवार को स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के लिए संकल्पित है। सरकार पूरे राज्य के विकास में लगी हुई है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा हो या सड़क, हर क्षेत्र में राज्य सरकार योजनाओं को धरातल में उतार रही है। विधायक ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनमें 55 लाख रुपए के 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र हंसडीडा, दिगदी, अमघट्टा, रोहिंदिया, लकड़बांग और हरिपुर शामिल है। जबकि गोविंदपुर कदिया सड़क पर 54 लाख की लागत से पुल निर्माण और ककनी स्कूल की घेराबंदी का कार्य 59 लाख की लागत से होना है। शिलान्यास समारोह में विभाग के सहायक अभियंता मिथिलेश कुमार, कन्ये अभियंता प्रशांत कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर मणिपुर दरिंदगी से आहत पूर्व सैनिक ने निकाला कैंडल मार्च। तो मणिपुर की दरिंदगी से आहत हुआ एक पूर्व सैनिक जिसने निकाला कैंडल मार्च। बता दें कि हाथों में काली पट्टी बांध जताया रोष। तो कानपुर से जानकारी बता रहे, जहां पर मणिपुर की घटना से कि दरिंदगी से आहत होकर के एक पूर्व सैनिक ने कैंडल मार्च निकाला। बर्रा राम गोपाल चौराहे तक निकाला मार्च। तो कानपुर से अहम खबर, जहां पर मणिपुर दरिंदगी से आहत पूर्व सैनिक ने निकाला है कैंडल मार्च। तो कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मणिपुर की दरिंदगी से आहत होकर के पूर्व सैनिक ने निकाला कैंडल मार्च। हाथों में काली पट्टी बांध करके जताया रोष। बताया जा रहा है कि बर्रा राम गोपाल चौराहे तक मार्च निकाला गया।
आपको बता दें कि कानपुर मणिपुर दरिंदगी से आहत पूर्व सैनिक ने निकाला कैंडल मार्च। तो हम जानकारी बता रहे, पूर्व सैनिक ने निकाला कैंडल मार्च। बताया जा रहा है कि हाथों में काली पट्टी बांध करके रोष जताया गया। बर्रा राम गोपाल चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। अगली खबर आपको बता दें बिजनौर से, जहां पर फंदे पर लटका मिला महिला का शव। परिजनों का पति पर हत्या करने का आरोप लगा है। तो बिजनौर से खबर, जहां पर फंदे पर लटका मिला महिला का शव, परिजनों का पति पर हत्या करने का आरोप। बता दें कि पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शेरकोट थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। तो अहम जानकारी बिजनौर से, जहां पर फंदे पर लटका मिला महिला का शव, परिजनों का पति पर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शेरकोट थाना क्षेत्र का मामला। तो बिजनौर से खबर, जहां पर फंदे पर लटका मिला है महिला का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शेरकोट थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर फंदे पर लटका मिला एक महिला का शव। तो परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। कासगंज से खबर आपको बता दें, जहां पर गृह कले में युवक ने खुद को मारी गोली। पेट से पार होकर के साले को लगी गोली। गंभीर हालत में जीजा साले अलीगढ़ रेफर कर दिए गए। तो कासगंज से खबर, जहां पर गृह कले में लेकर के युवक ने खुद को गोली मारी और गोली जो है वो पेट से पार होकर के जाके साले को लग गई, जिसके चलते अब साले और जीजा दोनों ही अब अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती किए गए। तो गंभीर हालत में साले जीजा को अलीगढ़ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कासगंज के गांव अहरोली का मामला है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां पर गृह कले के चलते युवक ने खुद को मारी थी गोली और गोली ऐसी मारी कि पेट से पार होकर के जाकर के साले को लग गई। तो बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में जीजा साले अलीगढ़ रेफर किए गए। कासगंज के गांव अहरोली का मामला आपको बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जनपद दौरे पर पहुंचे। उन्होंने एम्स बरेली रायबरेली में आपातकालीन विभाग, बहु अनुशासनात्मक अनुसंधान, नवजात शिशु गहन चिकित्सा व बाल गहन चिकित्सा यूनिट का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स का निरीक्षण किया, मेडिकल स्टाफ और छात्र छात्राओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि एम्स रायबरेली लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है। यहाँ पर बेहतर ढंग से ओपीडी संचालित हो रही है। इस समय ओपीडी की संख्या 3000 पहुँच चुकी है। एम्स में आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को लाभान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार राजवंशी को निर्देशित किया कि चिकित्सा विशेषज्ञों संग बैठ करके उनकी समस्याओं का निराकरण करें, जिससे एम्स और अधिक बेहतर ढंग से संचालित हो सके। खबर इटावा से है, जहां पर सिविल लाइन क्षेत्र में एक गांव में दो पक्षों में खूब लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही महिलाएं एक दूसरे को डंडे से मारती हुई दिखाई दे रही। एक पक्ष की पीड़ित महिला अंजू द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस हम बेकसूरों को ही उठा लेकर आई है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी कपिल देव सिंह ने बताया कि दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मेरे द्वारा स्वयं थाना सिविल लाइन को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कुछ नहीं हुआ है, पानी के ऊपर विवाद हुआ है और केवल हम लोगों ने की मारपीट करी और हम लोगों के साथ गद्दारी से पुलिस वाले सब हम लोगों को जेल भेज रहे हैं। क्यों? और हमारे पास उन लोगों को क्यों नहीं भेज रहे? उन लोगों को उनका लड़का लगा हुआ है पुलिस में। हाँ। उसने थाने में फोन कर दिया, पैसे भर दिए, इस चक्कर में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप ही लोग पिटे और आप ही लोगों की हम ही लोग पिटे और हम ही लोगों को जेल भेज रहे हैं। कौन कौन बंद है? हमारी माँ, बहन और भाभी। और जो लोग वीडियो में जो डंडा से जो मार रहे हैं तो लोग बंद नहीं है? नहीं। ये जो थाना क्षेत्र सिविल लाइन नगला बाबा का प्रकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें वीडियो क्लिप पुलिस को प्राप्त हुई है, इसका संज्ञान लिया गया है और दोनों ही पक्षों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा स्वयं निर्देश दिए जा चुके हैं और शीघ्र ही दोनों ही पक्षों के जो पड़ोसी हैं आपस में जो इन्होंने झगड़ा किया है, दोनों ही पक्षों के खिलाफ नियमानुसार उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में ससुर ने बहू की फावड़े से हत्या कर दी। बता रहे कि आरोपित पिछले कई दिनों से महिला पर नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहा था। बता रहे कि सुबह नौकरी के लिए जा रही महिला पर उसने हमला बोल दिया। आप बता रहे कि पूरा मामला पिपराइच के तुलसीपुर गांव का है। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सुबह 7 बजे मृतका स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान ससुर ने फावड़े से सिर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। आज पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसी देवी में एक 40 वर्षीय महिला रीमा देवी की उसी के बड़े ससुर द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है और तात्कालिक रूप से विवाद होने के कारण ये हत्या हुई है। इसमें शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। शाहजहांपुर जिले के थाना मिर्जापुर के एक युवक ने अपने 2 साल के बच्चे को पेट में बांध करके रामगंगा में कूद गया। युवक अपने 2 साल के बच्चे व 6 साल की बच्ची के साथ गुरुगांव दिल्ली से काम करके अपने घर वापस आया था। अपनी पत्नी के घर छोड़ करके जाने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर ग्राम पंचायत भौती के मजरा तिलैया के अरुण कुशवाहा उम्र 30 वर्ष ने अपने 2 साल के पुत्र को अपने पेट में बांध करके और 6 साल की लड़की को पुल पर छोड़ करके कोलाघाट पुल रामगंगा में कूद करके जान दे दी। एनडीआरएफ की टीम तलाश करने में जुटी है, तो वहीं परिजनों को जानकारी मिलने पर युवक के घर पर मचा कोहराम। बता दें कि मौके पर पहुंचे मृतक अरुण के माता पिता का रो रो करके बुरा हाल हो गया। वहीं गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के रुदौली मझवलिया गांव के पास राप्ती नदी में खनन हो रहा है। खनन में लगे ट्रैक्टर चालक अश्लील गाना बजा रहे थे। ग्रामीणों ने विरोध किया तो खून खराब हो गया। खबर है कि गोली लगने से एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। देखिए हमारी रिपोर्ट। सीएम योगी के गृह जनपद में खनन का खेल वाकई चौंकाने वाली बात है। सूबे के मुखिया जब अवैध खनन को लेकर के सख्त हैं, तब भी खनन का खेल करने वालों को कोई डर नहीं है। वो भी सीएम के जिले में ही मनमानी की जा रही है। बहरहाल घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव दबनाडी के कुछ लोग बोलेरो गाड़ी से बड़ी संख्या में असलाहा लेकर के पहुंचे। उन्होंने रुदौली गांव में घुसकर गाली गलौज की। इसी बीच गांव के राजकिशोर ने इसका विरोध किया। नाराज बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। इस बीच एक व्यक्ति ने असलाहा निकाल करके फायर कर दिया, जिससे राजकिशोर के सीने में गोली लग गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गांव के अरविंद, सूर्य प्रकाश और सुभाष घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं रुदौली में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मरीज आए हुए हैं, जिसमें एक मृत अवस्था में है और एक जो है लाइव था, जिंदा था। उसकी हालत गंभीर थी, तो उसको जो है जिला अस्पताल भेजा गया है। चोटें एक्सीडेंट की चोटें हैं, सर में ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं और एक मरीज खत्म हो चुका है उसमें। अच्छा, मतलब मृत अवस्था में ही आया था यहाँ पे। अच्छा, अभी तक कोई नाम हम नहीं पता चला है। एक आधार कार्ड मिला है, शायद सही है या गलत है ये बात नहीं। फिलहाल सवाल इस बात का है कि अवैध खनन का खेल
कब तक लोगों की जानें लेता रहेगा? के न्यूज के लिए संवाददाता रामशंकर की रिपोर्ट। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा ज्ञान सिंह ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। दरोगा ने कटपट्टी से सटा करके खुद को गोली मारी। गोली की आवाज़ सुनने के बाद साथी दौड़ घर पे पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ शव मिला। दरोगा ज्ञान सिंह मूल रूप से कन्नौज तिरवा के सिलसरा गांव के रहने वाले थे। ज्ञान सिंह लखनऊ की न्यू हैदराबाद कॉलोनी में रह रहा था। बता दें कि आत्महत्या करने से पहले दरोगा ने अपने साले से फोन पर आखिरी बात की। दरोगा ने फोन पर साले से अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहा था। हालांकि दरोगा ने के आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज दिनांक 26/7/2023 को प्रातः थाना महानगर पे ये सूचना प्राप्त हुई कि रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात SI AP श्री ज्ञान सिंह द्वारा अपने निजी निवास पर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर थाना महानगर की टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। राजधानी लखनऊ में ज्ञान सिंह नाम के दरोगा ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। कल देर रात दरोगा ने खुद को गोली मारी। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिरकार ज्ञान सिंह ने अपने आप को गोली क्यों मारी, लेकिन गोली मारने से पहले ज्ञान सिंह ने अपने तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन किया था और अपने साले को फ़ोन करके ये कहा था कि अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मौके पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे थे और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और परिवार वाले फिलहाल अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया। खबर मैनपुरी से, जहां पर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर के लोगों से ठगी करता था। आरोपी के खिलाफ जनपद के 4 लोगों ने झांसा देकर के 7,50,000 रुपये की ठगी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके उसे धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से फर्जी ID कार्ड, 3 फर्जी आधार कार्ड, 85,000 रुपये और 2 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने बताया कि फर्जी डॉक्टर राजीव कुमार फिरोजाबाद का रहने वाला है, जो खुद को नोएडा में तैनात होने की बात कहकर के लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। आरोपी ने आगरा और मथुरा में भी कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। उसके बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की शांति देवी हैं। इन्होंने अपने लड़के की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी का दिलाने के नाम पे एक लोग को पैसा दिया था और इन्होंने 420 का मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत कराया था। उसमें ये आरोप लगाया था कि राजीव कुमार जो डॉक्टर अपने को कहता है, ये उनसे ठगी किया है और 3.5 लाख रुपए इनसे ले लिया है। तो इस पे जब मुकदमा पंजीकृत किया गया और राजीव को गिरफ्तार किया गया, तो ये रहने वाला एका फिरोजाबाद का है और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये फर्जी वेटनरी डॉक्टर बन करके और लोगों को विभिन्न विभागों में और विशेष करके स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के नाम पे कई लोगों से पैसा लिया हुआ है। इसमें अब तक जो पूछताछ की गई वो 7 लोगों के नाम प्रकाश में आ गए हैं जिनसे ये पैसा लिया हुआ है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का प्रथम तल का कार्य पूरा कर लिया गया है। द्वितीय तल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुछ ही महीनों में भक्तों का सपना भी साकार होने वाला है, जिसको लेकर के लोगों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट में। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। नवंबर 2023 तक ये सारे कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद है। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कैबिनेट के कई बड़े चेहरों के शामिल होने की उम्मीद है। मैं राम जन्मभूमि का दर्शन किया, प्रथम तल बन के तैयार हो गया है। वहाँ भव्य एकदम लग रहा है। भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, जो उनका स्थान बन रहा है, वो संगमरमर का बन रहा है। और ये देश का ऐसा मंदिर, विश्व का ऐसा दिखाई पड़ेगा दृश्य कि एकदम मानिए छाप छाप भगवान प्रभु श्री राम जी जो है प्रकट हो गए हैं। और ये बताइए, आपने गए थे वहाँ पे गर्भगृह तो देखा ही हो, गर्भगृह तो संगमरमर का बन ही रहा है। दूसरे तल पे क्या पोजीशन है वहाँ की? दूसरा तल भी भव्य बन रहा है, दूसरा तल भव्य बन रहा है। तो लगभग काम चालू हुआ है, कब तक बन के कंप्लीट हो जाएगा दूसरा तल? लगभग अंदाजा कुछ है? लगभग 1 जनवरी तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जो है उद्घाटन करेंगे तो एक दृश्य ये पूरे विश्व में संदेश जाएगा और यहाँ रामनगरी हिंदूमय हो जाएगा। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर के द्वितीय तल के निर्माण की खूबसूरत और विहंगम तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में प्रथम तल के ऊपर द्वितीय तल के लिए पिलर का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि मंदिर के अन्य भागों का निर्माण कार्य 2025 तक जारी रहेगा। राम जन्मभूमि परिसर में 3 मंजिला मंदिर समेत समस्त निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होगा। इसी के साथ ही अयोध्या के विकास का ढांचा भी पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अभी तय नहीं की गई है। हालांकि ये जरूर है कि मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच किसी भी शुभ मुहूर्त में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बहुत ही दिव्य और भव्य बन रहा है। प्रथम तल तैयार हो चुका है, जहां श्री रामलला विराजमान होंगे। गर्भगृह संगमरमर का बनेगा। दूसरे तल पर भी काम चल रहा है और मुझे बहुत आनंद मिला। बहुत ही अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब 2024 में जनवरी में जब नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, कैसा नज़ारा रहेगा वो? बहुत भव्य और दिव्य नज़ारा, अलौकिक नज़ारा। तीनों लोक में ऐसा नज़ारा नहीं रहेगा जैसा नज़ारा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आएंगे, उस नज़ारे को देवता भी देखेंगे। और एक बात और कहना चाह रहे हैं कि ये बताइए, विश्व पटल पे राम मंदिर का वो हो रहा है, करोड़ों आस्था का प्रतीक है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? विश्व पटल पे नंबर 1 पे है हमारा राम मंदिर। भगवान प्रभु का घर, मंदिर एक नंबर पे है विश्व पटल पे और 1 नंबर पे रहेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे देश का मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में पुष्प वर्षा कराने और पूरे शहर को स्थानीय कुम्हारों के बनाए दीपक से शहर को रोशन करने की योजना है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश भर के 5 लाख से अधिक मंदिरों में राम नाम कीर्तन कराया जाएगा। के न्यूज के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।